नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ऑडियो बॉक्स के चैनल में। आज हम झांसी की रानी उपन्यास का भाग चौथा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भोजनों उपरांत तात्या दीक्षित से बाजीराव और मोरोपंत मिले। तात्या दीक्षित झांसी से बिठूर आए हुए थे। वह ज्योतिष और तंत्र के शास्त्री थे। काशी, नागपुर, पूना इत्यादि घूमे हुए थे। महाराष्ट्र समाज से काफी परिचित थे। बिठूर, जिसे ब्रह्मावर्त में बाजीराव के साथ दक्षिणी ब्राह्मणों का एक बड़ा परिवार आ बसा था, उस काल में मलखम और मल्ल युद्ध के आचार्य वाला गुरु का अखाड़ा दक्षिणियों और हिंदुस्तानियों से भरा रहता था और गुरु बल, यौवन और स्वाभिमान को वितरित सा करते रहते थे। वह स्वयं इतने दृढ़, बलिष्ठ और स्वाभिमानी थे कि लेटा करते थे। मोरोपंत ने अवसर निकालकर तात्या दीक्षित से प्रार्थना की, दीक्षित जी, मुझे अपनी कन्या मनुबाई के विवाह की बड़ी चिंता लग रही है। मैंने बहुत खोज की है परंतु कोई योग्य वर नहीं मिला। अब भी खोज कर रहा हूँ। आपका संसार में बहुत परिचय है। आप इस कन्या के लिए योग वर ढूंढ दीजिए, बड़ा अनुग्रह होगा। बाजीराव ने भी कहा, कन्या बहुत सुंदर है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि और होनहार है। उसके लिए अच्छा वर ढूंढना ही चाहिए। मोरोपंत बोले, सब हथियार चलाना बहुत अच्छी तरह जानती है। घोड़े की सवारी में पुरुषों के कान पकड़ती है। जब 4 वर्ष की थी इसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए मैंने स्वयं उसकी दिन रात देखभाल की है, लालन पालन किया है। मराठी, संस्कृत और हिंदी पढ़ाई है। शास्त्रों में उसकी रुचि है। बाजीराव ने कहा, बालिका है इसलिए इस आयु में जितना पढ़ सकती थी उतना ही पढ़ा है, परंतु तेज बहुत है। पूजा पाठ मन लगाकर करती है। मोरोपंत फूल गए। बाजीराव को भी संतोष हुआ। बोले, जब आप जाएं तो साथ में जनपत्री लेते जाएं। योग्य वर से मेल खाने पर हमको सूचित करें। दीक्षित जी ने स्वीकार किया। उस समय राव साहब के साथ मनु वहां आ गई। बाजीराव ने दीक्षित से कहा, यही वह कन्या है। दीक्षित ने मनुबाई के विशाल नेत्र, मोहरे को लज्जाने वाले चमकीले वाल, स्वर्ण सा रंग और संपूर्ण चेहरे का अति सुंदर बनाव देखकर प्रसन्नता प्रकट की। दीक्षित जी ने ममता प्रदर्शित करते हुए कहा, आ बेटी आ, तूने शास्त्र पढ़े हैं, उच्च कुल की ब्राह्मण कन्या के लिए यह उपयुक्त ही है। मनु और राव साहब बाजीराव के पास मसनद पर बैठ गए। मनु बिना किसी संकोच के बोली, मैंने शास्त्र आंखों से भांजना, घोड़े की सवारी, ये उससे भी बढ़कर भाते हैं। बाजीराव ने हंसकर टोका, और बात बनाना, चवट चवट करना इन सब से बढ़कर अच्छा लगता है। मोरोपंत के मन में क्षणिक रोष आया। वह चाहते थे कि लड़की तात्या दीक्षित के सामने ऐसी बातें करे कि शील संकोच का अवतार जान पड़े। पूजा पाठ संबंधी रुचि पर बाजीराव ने ज्यादा जोर दिया, अश्वारोहण इत्यादि पर बहुत कम। तात्या दीक्षित ने जनपत्री मांगी। मोरोपंत ने ला दी। दीक्षित ने उसकी परीक्षा करके कहा, ऐसी जनपत्री मैंने कदाचित ही पहले कभी देखी हो। इसको कहीं की रानी होना चाहिए। परंतु दीक्षित जी ने हंसकर कहा, बालिका है, अभी संसार का उसने देखा ही क्या है, बिल्कुल अबोध है। मोरोपंत बोले, सयानी होने पर अपने घर द्वार का खूब प्रबंध करेगी। तात्या दीक्षित ने उत्साहित होकर भविष्यवाणी सी की, यह किसी राज की रानी होगी। राव साहब अभी तक मनु के पीछे चुप बैठा था। बोला, राज तो सब अंग्रेजों ने ले लिया है, नए राज कहाँ से बनेंगे? राजों की और राज्य बनाने वालों की ना कमी रही है और ना रहेगी। तात्या दीक्षित ने हंसकर कहा। मनुबाई मुस्कुराकर बोली, पर कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा जोर बांध दिया है कि कोई सिर ही नहीं उठा सकता। बाजीराव विषयांतर करना चाहते थे। बोले, झांसी में बाग बगीचे कितने हैं? तात्या दीक्षित, बहुत हैं। राजा के बगीचे हैं, सरदारों और सेठ साहूकारों के हैं, नगर के भीतर ही अनेक हैं। मनु, सेना बड़ी है? दीक्षित, खासी है। मनु, घोड़े अच्छे हैं? राव साहब, हाथी? दीक्षित, बहुत से हैं। मनु, कितने? इतने में वहां सुगठित शरीर का एक युवक आया। बाजीराव ने पूछा, क्या है तात्या? अपने नाम के एक और मनुष्य को संबोधित होते देखकर दीक्षित चौंका। मनु ने बेधड़क कहा, यह हमारे गुरु के अखाड़े के प्रधान है, आपके नामधारी। तात्या दीक्षित ने मन में चाहा कि लड़की और अधिक बात ना करे। युवक तात्या ने पेशवा से विनय किया, महाराज, गुरु जी ने कहलवाया है कि झांसी से जो आचार्य आए हैं वे हमारे अखाड़े को देखने की कृपा करें। दीक्षित ने हामी भरी। तीसरे पहर सब लोग बाला गुरु के अखाड़े पर गए। मलखम और मल्ल युद्ध का प्रदर्शन हुआ। धन्यवाद।